वैसे ही सेम में अगर नेशन स्टेट के पास क्या होता है, नेशन स्टेट के पास पैसा आ जाता है, इकोनॉमिक पावर आ जाती है, तो उनकी पॉलिटिकल पावर खुद ब खुद आ जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिवर्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। आपने इतना ज्यादा मैसेजेस किए, इतना ज्यादा प्यार दिखाया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूनिवर्स की ऑफिशियल आपने डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड किया, उस पे कह रहे हैं मैम क्लासेस करवाओ, क्लासेस करवाओ। देखो मैं क्लासेस लेकर आ गई। बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यूनिवर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो गई है, एमसीक्यू सीरीज साइमल्टेनियसली साथ में चल रही है। अब हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ टाइम बहुत कम बचा है, ऑफिशियल डेट शीट आ गई है, हमें पता है ओएमआर है, ऑफलाइन है, मैं आपको एक बार क्लास में ओएमआर की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, ठीक है। तो हम क्या करना स्टार्ट करें, जल्दी से मैं आपको सेकंड बुक करवा देती हूँ, ठीक है। तो सेकंड बुक बेसिकली मैं हर क्लास में बोलती हूँ, सेकंड बुक जो हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट बुक में कवर किया ना, सेकंड बुक में हमें फिर से पढ़ना है, फिर से हमें थ्री लैंड रिफॉर्म्स पढ़ना है, फिर से संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट पढ़ना है। तो डरना नहीं है, सेकंड बुक का आपको रिवीजन का अंदाजा फर्स्ट बुक में हो गया होता है। बस सेकंड बुक में थोड़ा सा अलग क्या होता है फर्स्ट बुक से, फर्स्ट बुक में ना थिंकर्स, बुक्स, ऑथर्स, सब कुछ, सोशल रिफॉर्मर्स, बहुत सारे नाम है। सेकंड बुक में क्या है बच्चों, सेकंड बुक में ये है आपको ना सेंटेंसेस पे फोकस करना है। जब मैं आपको पेपर एनालिसिस करवाऊंगी, मेरे पास 21 का पेपर है, 22 का पेपर है, एंड अच्छी बात ये है 23 का पेपर भी अवेलेबल है अब मेरे पास, ठीक है। जब मैं आपको पेपर एनालिसिस करवाऊंगी सीयूटी सोशियोलॉजी का, तो आप देखेंगे वो आपको लाइन सेंटेंसेस के साथ कैसे खेल के कंफ्यूज कर देंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल देती हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज का सवाल पूछ लेंगे, आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट ट्रिक क्या होती है वो सॉल्व करने की। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर इज बैक अगेन। तो जल्दी से मैं आपको सेकेंड बुक स्टार्ट करवाती हूँ। सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी से हम कवर कर लेंगे। सो बेसिकली हम इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, हम इसमें ये देख रहे हैं, सबसे पहले जब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, तो इसमें हम स्ट्रक्चर चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब कॉलोनाइजर्स इंडिया आ गए थे, इंडिया में उनके आने के बाद उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। हम फिर से इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा हम फिर से जीएस गौरव के बारे में पढ़ लेंगे, एमएन श्रीनिवासन के बारे में पढ़ लेंगे, और ऑब्वियसली कॉलोनाइजर्स के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। चलो मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी से। सो colonialism in India society had a profound and lasting impact, shaping the socio-cultural, economic and political landscape of the subcontinent. ठीक है, so basically जब colonizers इंडिया आए थे, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारे कल्चरल चेंजेस, सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने साथ लेकर आए थे, ठीक है। द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया primarily under British domination from the 18th to the mid 20th century brought about significant transformation that continue to influence the nation we have today. तो 18 सेंचुरी से लेकर मिड 20th सेंचुरी तक कॉलोनाइजर्स ने इंडिया में राज किया। तो जब वो राज कर रहे थे, वो इतने सारे चेंजेस लेके आए थे, तो हमें क्या क्या चेंजेस थे, कैसे कैसे चेंजेस थे, वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। Colonialism brought into being a new political, economic and social structural changes. जब कॉलोनाइजर्स इंडिया में आए थे, अच्छा चलो मुझे आप लोग इस सवाल का जवाब दो। अगर आप जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। When colonizers came to India, they started taking census. हर्बर्ट रीजले के डायरेक्शन में इन्होंने सेंसस किया था। किस ईयर में सेंसस किया था, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलिए आगे की बात देखते हैं। All these structural changes were accompanied by cultural changes. क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है जितने भी structural changes थे, उन्हीं structural changes के बाद हमारे cultural changes थे। Simultaneously भी बोल सकते हो, आगे पीछे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब सीयूटी का सिलेबस देखोगे ना, तो आप देखोगे स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज उन्होंने एक ही यूनिट में डाल रखा है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज एक एक, अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मैक्सिमम 2 घंटों से ज्यादा नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है, दिमाग खोल के, आंखें खोल के मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है,
जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को रूल करती है, ठीक है। The impact of colonial rule is distinguishable from all other earlier rules because the changes it brought in far-reaching and deep. जो कॉलोनाइजर्स जब इंडिया आए थे और जो वो चेंजेस अपने साथ लेकर आए थे, वो इतने ज्यादा स्ट्रक्चरली और कल्चरली चेंज लेकर आ गए थे, इसलिए इससे पहले के जो भी चेंजेस थे या फिर इसके बाद के जो भी चेंजेस है वो हम थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंस देते हैं उनको। ऐसा नहीं कि अभी कोई नई चेंजेस नहीं आ रहे या पहले कोई कॉलोनाइजर्स के आने से पहले चेंजेस नहीं थे। इट जस्ट, हमको तो पता ही है कि हमें ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनाइजर्स ने बहुत टाइम तक राज किया था। आप लोगों के पास हिस्ट्री होगी, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए थे कॉलोनाइजर्स के आने से। नेवरदलेस देयर इज अ वाइटल डिफरेंस बिटवीन द एम्पायर बिल्डिंग ऑफ प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स एंड दैट ऑफ कैपिटलिस्ट टाइम। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है नेवरदलेस जो प्री कैपिटलिस्टिक टाइम है और जो कैपिटलिस्टिक टाइम है उसके चेंजेस मोर और लेस सेम भी थे, और अगर हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो चेंजेस थोड़े डिफरेंट भी थे। चलो एक और क्विज करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि सोशियोलॉजिस्ट ने कैपिटलिस्टिक थ्योरी पे बहुत ज्यादा बात करी थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। The pre-capitalist conquerors benefited from their domination by exacting a continuous flow of tribute. एक दो लाइन और रीड कर देती हूँ, साथ में बताती हूँ। British colonialism, which was based on capitalist system, directly interfered to ensure greatest profit and benefit to British capitalism. ये लाइन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सोशियोलॉजी का, सीबीएसई का बोर्ड्स का पेपर भी करवाया था, एनालिसिस करवाया था, बहुत लाइव क्लास भी करी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, उसमें भी ये सवाल था। ये सवाल सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल है, क्वेश्चन ये है, जो कॉलोनियलिज्म होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है किससे, कैपिटलिज्म से। किससे लिंक होता है, कैपिटलिज्म से। आपने अच्छे से बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ। तो जब जो कॉलोनाइजर्स थे और जो कैपिटलिस्टिक होते हैं, उन लोगों की माइंडसेट बोल दो, उन लोगों का वे ऑफ लाइफ बोल दो, यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट करना बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, अगर सीयूटी में मॉक पेपर्स में भी मैंने सवाल देखे, 21, 22, 23 के पेपर में सवाल नहीं था, बट मॉक पेपर में हमसे पूछ लेता है कि which system is directly linked with the colonialism। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे दे देते हैं, तो प्लीज कैपिटलिज्म को चूज कर देना। सवाल आ गया, चूज कर दिया, 5 मार्क्स पक्के। ठीक है, डरना नहीं है। चलो आगे देखते हैं हम। It altered the way production and distribution of goods took place. It entered into the forest. It cleared trees and started tea plantation. ठीक है, it brought in forest act that changed the life of pastoralists. हमें क्या क्या पता है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक्स, बहुत ही सिंपल चैप्टर है जो हमने 10 तक जितनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, सोशियोलॉजी तो 11 12 में आता है, 10 तक तो हिस्ट्री हर कोई पढ़ता है। तो उसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था, टी प्लांटेशन के बारे में पढ़ा है, इंडिगो प्लांटेशन के बारे में पढ़ा है। हमें ये पता है ना, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, इनफैक्ट ये मैंने आपको सोशियोलॉजी की प्रीवियस बुक में भी पढ़ाया है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, उन्होंने फॉरेस्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट निकाल दिए थे, फॉरेस्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। और फॉरेस्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स होते थे, टिम्बर हो गया, इंडिगो हो गया, टीज हो गए, ब्रिटिशर्स हर चीज को कंट्रोल कर रहे थे। नॉट जस्ट दैट, मैं आपको यही 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, बॉन्डेड स्लेवरी वगैरह के बारे में। नॉट जस्ट दैट, उन लोगों ने बहुत ज्यादा माइनिंग वगैरह करी थी। जो हम डैम्स के बारे में पढ़ते हैं, आदिवासी के डैम्स के बारे में पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं कि चलो आप लोग डैम्स बना रहे हो, आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, बट हम ये भी पढ़ते हैं डेवलपमेंट फॉर सम इज डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। जब कॉलोनाइजर्स ने सारे इंडिगो प्लांटेशन और टी प्लांटेशन स्टार्ट करी थी, बहुत सारे आदिवासी को, ट्राइबल्स को, पीपल लिविंग इन दोस फॉरेस्ट एरिया, उनको बेघर कर दिया था, उनको वहां से निकाल दिया था। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है ना, आदिवासी स्ट्रगल में पढ़ा था।
Colonialism also led to considerable movement of people. It led to movement of people from one part to another within India. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है, नेक्स्ट लाइन में ही मतलब दे रखा है, फॉर इंस्टेंस पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड. जल्दी से मुझे बताओ, झारखंड बिहार से कब सेपरेट हुआ था? प्रीवियस बुक में हमने किया था. अब मैं क्या करूंगी, टाइम बहुत कम है, बहुत सारा आपको मेमोराइज करवाना है, बहुत सारा याद करवाना है, तो मैं बीच बीच में आपको नया चैप्टर तो पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में प्रीवियस चैप्टर का क्विज भी करती रहूंगी. इससे आपकी प्रीवियस बुक भी कंप्लीट हो जाएगी क्विज में, और नया बुक भी हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, चलो. हाँ, झारखंड के बारे में बोला. इट फॉर इंस्टेंस पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू असम टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन. लोगों ने क्या किया, लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया. कहाँ? झारखंड से असम में काम करने के लिए स्टार्ट किया. क्यों? देखो, दो रीजंस है. पहला रीजन तो ये है, जब हम माइग्रेशन पढ़ते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑब्वियसली पहला रीजन होता है एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर जॉब फैसिलिटीज एंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज. ठीक है, तो इसमें हम कौन सा माइग्रेशन पैटर्न देख रहे हैं? जॉब के लिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर इन लोगों का मन भी नहीं होता था ना माइग्रेट करने का, अपने होम टाउन छोड़ के जाने का, अपनी फैमिली छोड़ के जाने का, तो ब्रिटिशर्स इनको जबरदस्ती भेज रहे थे, क्योंकि उनको असम में टी प्लांटेशन में बहुत हाई नंबर में लेबरर्स चाहिए थे. समझ में आ रहा है? A newly emerging middle class, particularly from the British Presidency regions of Bengal and Madras, moved as government employees and professionals like doctors and lawyers moved to different part of the country. आपको क्या करना है, आपको ना मेरे साथ क्लास अच्छी सी करनी है और स्टेटमेंट्स में फोकस करना है. अभी तक कोई भी थिंकर का नाम नहीं आया है, कोई भी डेट नहीं आई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना फर्स्ट चैप्टर में से सवाल नहीं आएंगे. फर्स्ट चैप्टर से वो ये पूछ लेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉलोनल चोमकट स्टार्ट. फर्स्ट चैप्टर से आपको ये पूछ लेगा कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म इंटरलिंक्ड है. ठीक है, ये पूछ लेगा कि कहाँ से पीपल मूव करके असम में काम करने जाते थे. समझ में आ रहा है? बेसिकली वो ऐसे सेंटेंस में से ही आपके सवाल फॉर्मेशन कर देगा. ठीक है, पीपल वर कार्टेड इन शिप्स. चलो थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा. People were carted in ships from India to work on other colonized lands in distant Asia, Africa, and America. Many people died on their way. Most could never return. Today, many of their descendants are known as people of the Indian origin. आपने ये तो हम सब ही जानते हैं, जब अफ्रीका में स्लेवरी हो रही थी तो बहुत पार्ट से बहुत सारे जगह से लोगों को मतलब अफ्रीका से लेके जा रहा था स्लेवरी के लिए. ठीक है, हमने पढ़ा है स्लेवरी के बारे में, हमने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ा है. तो इंडिया से भी लोग जा रहे थे, कहाँ? जबरदस्ती उनको बाहर लेके जाया जा रहा था. वो एशिया लेके जा रहे थे, अफ्रीका लेके जा रहे थे और अमेरिका लेके जा रहे थे. क्यों? लेबरर्स को, वर्किंग क्लास को लेके जा रहे थे, सो दैट उनसे वहां काम करवा सके. समझ में आ रहा है? बहुत लोग वापस नहीं आ पाए, बहुत लोगों की वहीं पे जाते हुए डेथ हो गई, बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया. अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ इंग्लिश. यूज ऑफ इंग्लिश क्या होता है? The way people in India use the English language changed because of the colonialism, and it has both positive and confusing effects. So basically use of English में वो आपसे क्या कह रहा है, अगर मैं आपको इस पूरे का यूज ऑफ इंग्लिश का जिस्ट दे दूं, वो ये कह रहा है कि इंडिया में जो लोग इंग्लिश यूज करते हैं ना, उसके बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. पॉजिटिव इफेक्ट क्या है वो ये भी बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द दलित कम्युनिटी, अगर वो अच्छे से इंग्लिश समझ लेंगे, अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनके डोर्स ओपन हो जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए. समझ में आ रहा है? जब भी, नो मैटर हाउ मच वी हेट इट, बट जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपने अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी कर रखा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अच्छे से आप अब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो ऑब्वियसली आपका मेरिट भी अच्छा है, तो आपको जॉब मिल जाती है. तो ये एक एडवांटेज हो गया. समझ में आ गया? इंग्लिश बोलने के लिए एक एडवांटेज हो गया. बट एक हमारे पास डिसएडवांटेज भी होता है. एक डिसएडवांटेज क्या होता है बच्चों? एक डिसएडवांटेज ये होता है
जिनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती उन्हें सोसाइटी बहुत ज्यादा जज करने लगती है। अरे अरे, तुम्हें तो कोई प्रोनाउंसिएशन अच्छी से नहीं आती है, और तुम्हें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तुम्हारे घर में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो पीपल सोसाइटी में क्या करते हैं, जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो मुझे एक और क्विज याद आ गया। हमने प्रीवियस बुक में चैप्टर 4 में स्टेटस सिंबल के बारे में पढ़ा था। कोई एक सोशियोलॉजिस्ट था, उसने बताया था कि पीपल शो ऑफ करते हैं अपना वे ऑफ लाइफ को, सब कुछ शो ऑफ करते हैं, एंड ही कॉइन्ड द टर्म स्टेटस सिंबल। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ हु कॉइन्ड द टर्म स्टेटस सिंबल। ठीक है, चलो यूज ऑफ इंग्लिश भी समझ में आ गया, वेरी नाइस। आगे बढ़े, स्ट्रक्चरल चेंज ही अभी तो बेसिकली हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंज क्या है। हम स्ट्रक्चरल चेंज को ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे जब हम कॉलोनियलिज्म को और कैपिटलिज्म को इंटरलिंक करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कैपिटलिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म क्या होता है? सो बेसिकली कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पे बिजनेसेस प्राइवेटली ओन होते हैं और गोल होता है प्रॉफिट, गोल होता है प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपनी है, एक कंपनी है और इसके ओनर ने बोल दिया कि यार हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है, 1 करोड़ का हमारे पास प्रोजेक्ट है, और 10 लोगों को उसने उस प्रोजेक्ट पे लगा दिया। ठीक है, वो जो 10 लोग हैं वो ओनर के लिए काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ओनर के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी सैलरी है 10K पर मंथ, 10K पर मंथ उनकी सैलरी है। समझ में आया? तो क्या होता है बड़ी बड़ी बिग कंपनीज में, क्या होता है जब भी ऐसे कोई बिग प्रोजेक्ट आता है ना, तो 9 to 5 नहीं, उनको 10-10, 12-12, 15-15 घंटे ऑफिस में बिठाते हैं, थोड़े से इंसेंटिव्स दे देते हैं, थोड़े से कंपनी पर्क्स दे देते हैं। हमें यही सारे कैपिटलिज्म के बारे में, यही सारे बिजनेसेस के बारे में, ये सही है गलत है, हम इसी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इस पे फोकस करते हैं। तो उन्होंने 10-10 हजार रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए ऐसे गया, थोड़े से इंसेंटिव दे दिए। चलो मान लिया कि इन्होंने हर किसी को उनकी सैलरी जितना ही इंसेंटिव दे दिया, 2 लाख रुपए हो गया। ठीक है, जो बाकी जो प्रॉफिट गया वो किसके पास गया? बाकी प्रॉफिट ओनर के पास गया। इसी सिस्टम को हम कैपिटलिज्म कहते हैं, और यही सिस्टम कार्ल मार्क्स को नहीं पसंद था। जितने भी मार्क्सिस्ट होते हैं वो इसी वजह से कैपिटलिज्म एज अ स्ट्रक्चर के खिलाफ होते हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओरिजिन्स ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म। ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म क्या होता है बच्चों? वेस्टर्न कैपिटलिज्म केम about through European exploration, taking resources from other parts of the world, advancements in science and technology and so on. So basically हमें क्या याद रखना है? हमें वेस्टर्न कैपिटलिज्म याद करना है। वेस्टर्न कैपिटलिज्म क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें हमने क्या देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से पहले एडवांस हो गई थी। ठीक है, आपको याद है हमने थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा था, स्टेज 1 पढ़ा था, स्टेज 2 पढ़ा था, स्टेज 3 पढ़ा था। जल्दी से वन मोर क्विज फॉर यू स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ स्टेज 2 को हम क्या कहते हैं? जैसे कि स्टेज 1 को हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं, स्टेज 3 को डेवलप्ड कहते हैं, स्टेज 2 को हम क्या कहते हैं? ठीक है, चलो हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे, वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे थे, तो ये तो हमको पता है जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडिया से बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले ही साइंस में, टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गई है। ठीक है, तो वहां पे कैपिटलिज्म भी इंडिया से पहले आ गया था। समझ में आ रहा है? कनेक्शन विद कॉलोनियलिज्म। वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म आर क्लोजली लिंक्ड। जैसा मैं आपको ऊपर से बताते आ रही हूँ, जो कॉलोनियलिज्म है और कैपिटलिज्म है वो इंटरलिंक्ड है। कैपिटलिज्म एंड नेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। When capitalism became the main economic system, nation states became the main political entities. Nation states के बारे में पढ़ा है ना? Nation क्या होता है, state क्या होता है, nation state क्या होता है? जल्दी से मुझे एग्जांपल देके बताओ नेशन स्टेट का कमेंट में। ठीक है, जब नेशन स्टेट के पास कैपिटलिज्म आ जाता है, कैपिटलिज्म जब उनके पास पैसे आ जाता है,
ये तो इतना तो हमने सोशियोलॉजी सीयूटी की तैयारी में भी पढ़ लिया, बोर्ड्स की तैयारी में भी पढ़ लिया, ये तो हमें पता है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इनफ पैसा है, आपके पास पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सारे रिसोर्सेज आ ही जाते हैं, सारी अथॉरिटी, सारी पावर आ ही जाती है। वैसे ही सेम में अगर नेशन स्टेट के पास क्या होता है, नेशन स्टेट के पास पैसा आ जाता है, इकोनॉमिक पावर आ जाती है, तो उनकी पॉलिटिकल पावर खुद ब खुद आ जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना इतना तो कॉमन सेंस हमने हो ही है, इतना तो हमने सोशियोलॉजी पढ़ी ली है कि हम ये बोल सके। चलो आगे देखते हैं हम। Nationalism and equal rights. Nationalism suggests that people in colonized societies like India have the right to be sovereign or have control over their own affairs. Obviously, जब colonizers चले गए थे, हमारे इतने सारे social reformer ने इतनी मेहनत करी थी, स्वदेशी मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इतने सारे मूवमेंट्स हुए थे, कितने सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, विमेन मूवमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट, उसके बाद जाके हमको आजादी मिली है। So definitely India has a right to be, you know, right to have all the equal rights, right to have liberty, freedom, anything like that. ठीक है। Indian nationalist response, Indian leaders recognize the connection. They claim that freedom, Swaraj, was their right from birth and fought for both political and economic freedom. जैसे मैंने आपको बताया, Indian leaders को, Indian normal, जब आपने इतनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, जब भी हम नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लीडर्स का बहुत हाथ था, सबको बहुत ज्यादा हाथ था। आपने नोटिस किया, आपने पढ़ाई होगा, उसमें विमेन मूवमेंट्स बहुत ज्यादा थे, विमेन सोशल रिफॉर्मर्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा थी। और जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी थी, हम और आप जैसे लोग, हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया था अपने लीडर्स का, अपने नेशनल लीडर्स का, सोशल रिफॉर्मर्स का। इसके बाद जाके इतने सारे लोगों ने जाके मेहनत करी थी, इतने सारे लोगों की मशक्कत थी, मेहनत थी, इसके बाद जाके हमको क्या मिला था? फ्रीडम और स्वराज। So we owe our freedom to all the social and national leaders we have at that time. समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं हम। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स यूजिंग मशीन्स टू मेक थिंग्स पावर्ड बाय थिंग्स लाइक, देखो इतना तो आपको पता ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा चलो जल्दी से मुझे बताओ, ये मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, नहीं पढ़ा होगा तो रिविजन हो जाएगा। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे हुआ था? हमारे पास आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमारे पास आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और हमारे पास आया था एनलाइटनमेंट। अगर ये सब चीजें हमारे पास नहीं आती तो डेफिनेटली आज मैं यहाँ नहीं हूँ। सोशियोलॉजी नहीं आती, सोशियोलॉजी नहीं आती तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती और आप लोग सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे होते, मे बी कोई और सा डोमेन पढ़ रहे होते। हाँ, तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऐसे हुआ था, 11th क्लास में पढ़ा है ना इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वही बता रहे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली जब हमने इंडिया में जब कॉलोनाइजर्स अपने साथ, ब्रिटिशर्स अपने साथ मशीनरीज वगैरह ले आए थे, उन्हें इंडिया में स्मॉल फर्म्स, बिग फर्म्स, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कॉरपोरेशन सेटअप करने स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि हमने अभी पढ़ा, क्योंकि उनका कैपिटलिस्टिक माइंडसेट भी था, और उस माइंडसेट के हिसाब से उनको बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करना था, और उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे काम करने के, जो हम हाथों से मैनुअली काम करते थे, वो उनके लिए इनफ नहीं था। तो उन्होंने अपने साथ इंडस्ट्रीज सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज द टेक्नोलॉजी वो, हाँ जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था, बहुत हैंडफुल लोग ही उसको कर पा रहे थे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी मतलब इंडिया में, क्योंकि उससे पहले मशीनरीज नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं था इस पे काम कैसे करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, मतलब बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग मिल जाती थी। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इंडस्ट्रीज पे काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास सेफ्टी गियर्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए थे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन भी हो गई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पहुंच गए हम? हाँ ठीक है, चलो। व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रू इन ब्रिटेन, द ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया वेंट डाउन बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम मैनचेस्टर।
क्या हुआ था इंडिया में एट दैट टाइम क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग हम जो कर रहे थे, जो कॉटन और सिल्क हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, आपको वो याद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब गांधी जी ने बोला था कि हम ब्रिटिशर्स के वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इंडियन कपड़े पहनेंगे। इन्होंने खादी बुनना स्टार्ट किया था हाथ से, इसलिए गांधी जी इज वेरी फेमस फॉर, मतलब गांधी डेफिनेटली गांधी जी इज फेमस फॉर सो मेनी थिंग्स, ही इज आवर फादर ऑफ नेशन। तो गांधी जी ने खादी को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, याद आ रहा है इतना। During this time, some cities like Surat and Machilipatnam became less important, but Bombay and Madras got bigger. ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास से क्या होता था, क्योंकि ये पोर्ट्स थे, पता है ना, शिप्स, जहां से पोर्ट्स कैसे कहते हैं, जहां से शिप्स निकलती है, तो मद्रास, बॉम्बे और मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि वहां से कम्यूट करना, वहां से शिप में सामान लेके जाना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इजी था। ब्रिटिशर सामान कहाँ लेके जा रहे थे, मैनचेस्टर लेके जा रहे थे, ब्रिटेन लेके जा रहे थे, समझ में आ रहा है। When the Britishers took control of Indian states, towns like Thanjavur, Dhaka and Murshidabad lost their courts and some skilled workers. So basically क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले थंजावुर, ढाका एंड मुर्शिदाबाद में खुद की ही लोगों की, लोग तो रहते ही थे ना, हम सब तो हमारे एंसेस्टर्स तो रह ही रहे थे यहाँ पे, तो लोगों की यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह थे, बहुत सारे बिजनेस थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो उन्होंने तीन जगह का एग्जाम्पल दे रखा है, जो वहां पे जो बिजनेस थे वो ठप पड़ गए थे, क्या हुआ था, वो बंद हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने बॉम्बे और मद्रास को यूज करना स्टार्ट कर दिया था पोर्ट्स के लिए, ठीक है। By the end of the 19th century, as factories with machines were set up, some towns got much more crowded. जब 19th century तक बहुत सारे टाउन्स में, कुछ टाउन्स में, सम लिखा है यहाँ पे, कुछ टाउन्स में मशीन्स लग गई थी, तो वो टाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। Unlike Britain, where the impact of industrialization led to more people moving into urban areas, in India, the initial impact of the same British industrialization led to more people moving into agriculture. ये याद रखना है। The Census of India report shows this clearly. So basically what happened, मैं आपको यही बता रही थी, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मशीन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप करी, तो बहुत लोगों ने, ऐसा नहीं था इंडस्ट्रीज आ गई तो सब लोग ने अपना एग्रीकल्चर वगैरह छोड़ के हम तो भैया मशीन में जाके काम करेंगे, ऐसा नहीं हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ हुई थी वो वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा हुई थी, बट इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में ये हुआ था, लोगों ने मशीनरीज पे काम करना प्रेफर नहीं किया था। उन्होंने ये बोला था कि हम वापस एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बेसिक ट्रेनिंग नहीं थी, वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं थे, और भाई ये तो मैं आपको फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी। इंडिया में 70 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 2011 सेंसस 69% पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इंडिया में जो लैंड होती है, मातृभूमि, जन्मभूमि, मदर अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए। लैंड बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक लाइवलीहुड नहीं होता, लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा छोटे छोटे से टॉपिक से, ज्यादा टाइम में लगेगा, जल्दी से कवर कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। Cities played a crucial role in the way empires managed their economy. चलो मैं जल्दी से आपको एक सवाल बताती हूँ। अभी just before attending this class, मैं एक मॉक पेपर देख रही थी आप स्टूडेंट्स के लिए, मॉक पेपर करवाऊंगी, डरना नहीं है। तो मैंने आपको बोला ना सेकंड बुक पे क्या करेगा, सेकंड बुक में वो आपको स्टेटमेंट्स पे, किस पे, स्टेटमेंट्स पे फोकस करना है। आपको सेकंड बुक में स्टेटमेंट्स पे फोकस करना है मेरे साथ। सवाल बस ये था, डैश प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द वे एम्पायर्स मैनेज देयर इकोनॉमीज। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, मैं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो आप ऑप्शन देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें बताओ क्या था, उसमें ना उन्होंने इंडस्ट्रीज भी ऑप्शन में दे दिया था। आप स्टूडेंट सोचेगा यार इंडस्ट्रीज भी ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन मुझे रेलेवेंट लग रहे हैं, तो ऑप्शन क्या है, तो ये सेम लाइन एनसीईआरटी में ही है।
क्योंकि पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनता है, एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं भागना है। मेरे जितने भी नोट्स है, जो मैं आपको एमसीक्यू सीरीज करवा रही हूँ, जो मैं आपको नोट्स पढ़ाती हूँ, सब कुछ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं ऑफलाइन बैचेस में भी, पता नहीं उन्होंने कौन कौन सी बुक ले रखी है, ले रखा है, मैम ये बता दो, मैं बता देती हूँ, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। बट स्टूडेंट, एनसीईआरटी शुड बी योर फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। पेपर एनसीईआरटी आपको अच्छी लगे बुरी लगे, पेपर एनसीईआरटी से आना है। तो ये लाइन भी मॉक पेपर में थी, समझ में आ रहा है? चलो, कोस्टल सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई वर स्पेशली फेवर्ड। अभी अभी पढ़ा है बॉम्बे और मद्रास के बारे में। बॉम्बे और मद्रास के बारे में क्या, वहां पे पोर्ट्स थे, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए। कोलकाता, कोलकाता यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ इंडिया, कोलकाता इसलिए सम सिटीज, अभी अभी पढ़ रहे थे ना, सम सिटीज वर फेवर्ड। तो अभी नीचे ही हमारे पास ऑप्शन आ गया कौन सी सिटीज फेमस थी, समझ में आ गया। These cities served as important points for exporting raw materials easily and importing manufactured good inexpensively. Ports था, जैसे मैं आपको बता रही थी, ports था, वहां से एक्सपोर्ट करना बहुत आसान था, पैसे बहुत कम लगते थे। तो इस वजह से सम सिटीज, जैसे कि सम सिटीज का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, वो फेवर्ड किया था। ये भी अच्छे से आप याद कर लेना, अगर सीयूटी में आ गया कौन कौन सी सिटीज फेवर्ड करी थी, तो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट सारे आंसर अच्छे करके आए। 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेंड करने हैं, बट वो 40 भी तो आपको आने ही चाहिए ना, और ये भी हमें याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत सोच समझ के अच्छे से हम चूज करेंगे। चलो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम दीज सिटीज एक्टेड एज द मेन कनेक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक सेंटर इन ब्रिटेन एंड द आउटर रीजन इन कॉलोनाइज इंडिया। सो बेसिकली अभी हम पढ़ रहे थे, अभी नीचे ही हम पढ़ेंगे, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो ये सिटीज थी, ये एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट सेंटर बन गई थी। फॉर एग्जाम्पल 1900 तक बॉम्बे, 1900 तक इंडिया क्या शिप कर रहा था, इंडिया से रॉ कॉटन शिप हो रहा था। कहाँ से शिप हो रहा था, बॉम्बे से शिप हो रहा था। पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कैलकाटा से जूट एक्सपोर्ट हो रहा था, डंडी। दूसरा इंपॉर्टेंट, मद्रास से कॉफी, शुगर, इंडिगोडाइज हो रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये थर्ड हो गया। सो ये भी सीयूटी में पूछ लेता है, मद्रास से क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, बॉम्बे से क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, मद्रास से क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारे आंसर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। This period of colonial urbanization led to the decline of, ये सब तो हमने पढ़ लिया। क्या हुआ था, क्योंकि बेसिकली इससे पहले की जो भी सिटीज थी, हमने पढ़ा थंजावुर, ढाका के बारे में, कि उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई थी, और नई सिटीज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। क्यों इम्पोर्टेंट हो गई थी, इन्होंने यहीं पे बता दिया। बॉम्बे से भी हम चीजें भेज रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, चेन्नई से भी हम चीजें भेज रहे थे, और ठीक है, और कोलकाता वाज वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज जहां से हम सामान भेज रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं बचे इस चैप्टर में। बेसिकली 10-15 मिनट की क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी, चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, मैं उसी क्लास में आपको एमसीक्यूज भी करवा दूंगी, ठीक है। डरना नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन से चैप्टर की एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, स्पेसिफिकली इन सोशियोलॉजी। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया हो, मैं सबसे पहले वीडियो उसे पे लाऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट स्टडी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिफॉर्म।